हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में अनेक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी थ्योरम आ जाए, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों, इस थ्योरम के पहले के जितने भी थ्योरम्स है, जितने भी टॉपिक्स, डेफिनेशन, क्वेश्चंस, सवाल, सारे की सारी चीजें, सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियोस जो हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप जरूर जाइए और सभी वीडियोस को देखिएगा। लेक्चर क्रमांक वाइज आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को, हर एक डेफिनेशन को बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक नॉलेज के साथ समझाया गया है दोस्तों। हर एक छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप अपने आवश्यकता के अनुरूप अनेक सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि यदि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है तथा सी कोई बिंदु है, ए और सी के बीच कहीं कोई बिंदु है सी, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए सी में रीमान इंटीग्रेबल होगा और साथ ही एफ जो है वो क्लोज इंटरवल सी बी में भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। क्योंकि अपन बिंदु सी की मदद से क्या किए हैं, इस क्लोज इंटरवल ए बी को दो भागों में बांट दिए हैं, क्लोज इंटरवल ए सी और क्लोज इंटरवल सी बी। तो दोनों ही इंटरवल्स में ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक का अगर आपको एफ का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये भी दो भागों में बट करके लिखा जा सकता है। इंटीग्रल ए टू सी है ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, जहाँ ए टू सी यहाँ पे लिमिट्स है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ यहाँ पे सी से बी यहाँ पे लिमिट है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी चीज अपने को सिद्ध करना है। बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया तरीके से, सटीक तरीके से यहाँ पे प्रूफ को यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे लैंग्वेज का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में यानी कि थ्योरम के स्टेटमेंट में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ जो है, ठीक है, एफ जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। उसी को अपन ने लिखा है, सिंस f is Riemann integrable in closed interval ab, therefore for given epsilon greater than 0, ठीक है, for given epsilon greater than 0 there exists a partition p of ab such that इतना। दोस्तों आपने एक चीज गौर किया होगा, अभी पिछले कई थ्योरम से जब से हमने ये वाली कंडीशन को पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता होगा किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए ये आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है, अर्थात नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। और उसके बाद जब से हमने ये थ्योरम पढ़ा है उसके बाद से लगभग हर सवाल, हर क्वेश्चन, हर थ्योरम में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग, इसका उपयोग होता ही होता है दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। देखो ना, अब जैसे यहाँ पे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल दिया क्लोज इंटरवल ए में, तो तुरंत ये वाली कंडीशन को हमने लिख दिया, क्योंकि कोई भी फंक्शन जब रीमान इंटीग्रेबल होता है तो अवश्य ही किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी का एक पार्टीशन P इस प्रकार अस्तित्व में जरूर होता है कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये शर्त अवश्य संतुष्ट होती है, अवश्य सत्य होती है। ठीक है, और ये बात दोनों तरफ से सच होती है, अर्थात अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सच है, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है या सच है तो फिर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से होता है और इसको अपन ने सिद्ध किया हुआ है दोस्तों। तो उस थ्योरम को आप जरूर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलिए तो इसको अपन नंबर 1 नाम दे दिए, ये हो गया असमीका क्रमांक 1, इनइक्वालिटी क्रमांक 1 नाम दे दिए इसको। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी इस टाइप का अगर आपको चिन्ह दिखे तो समझ जाना फिर वो इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह, मान लो ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता, ठीक है, वैसे यहाँ पे यूपीएफ माइनस एलपीएफ तो लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा कोई दूसरा कोई चीज लिखा होता जिसमें इक्वल टू का चिन्ह आपको दिखा तो उसको इक्वेशन कहते हैं, लोग समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा नजर आए तो फिर वो इनइक्वालिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण 1 कहने के बजाय अगर इसको असमीका 1 कहेंगे
तो ये सही है, ठीक है, इसलिए हमने इसको असमीका 1 कहा, ठीक है। ये समीकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये समीकरण नहीं है, क्या समीकरण, ये ऐसा होता तब समीकरण होता, परंतु ये तो लेस देन है ना, इसलिए क्या है, असमीका है, ठीक है। और ये लेस देन ही होता है, याद रखिएगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, ये इक्वल टू नहीं होता, ये लेस देन होता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएफ और एलपीएफ को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही सरल चीज है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि अपर रिमान सम यानी क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा एक्स आई, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखो ये जो योग है, ये जो समेशन है, कहां से कहां तक का है, आई इज इक्वल टू 1 से n तक का है। अब i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक जाना है, ठीक है। तो मैं ये 1 से लेकर n तक के योग को दो भागों में तोड़ लेता हूँ। पहले 1 से लेकर के मैं r तक जाता हूँ, ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया। अब 1 से लेकर के मैं r तक चले जाता हूँ, फिर r प्लस 1 से मैं n तक चले जाऊंगा। यानी ये पूरे योग को हम दो भागों में बांट कर लिख रहे हैं। ये i इज इक्वल टू n तक आपको जाना है ना, पहले आप i इज इक्वल टू 1 से r तक जाइए और फिर r प्लस 1 से n तक जाइए। तो यही चीज जो है, इसी चीज का योग जो i इज इक्वल टू 1 से n तक था, वो दो भागों में बढ़ गया, i इज इक्वल टू 1 से r और i इज इक्वल टू, अब r तक यहाँ पे योग हो चुका है, तो फिर आगे की चीजें बच गई हैं। तो r तक जब हो चुका है तो कौन सा बच गया, r प्लस 1 से n तक का बच गया, ठीक है। r तक जब ये हो चुका है तो r प्लस 1 से n तक का योग बच गया। ठीक वैसे ही आपको एलपीएफ के लिए लिखना है। फर्क किस बात का रहता है, यहाँ कैपिटल एम आई आता है, यहाँ स्मॉल एम आई आता है, सीधी सी बात है। ये ith सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है, ये इंफिमम वैल्यू है, तो इसको भी आप दो भागों में तोड़ दो, i इज इक्वल टू 1 से r तक के लिए और r प्लस 1 से, है ना भाई, i इज इक्वल टू r प्लस 1 से n तक के लिए अलग तोड़ दो। कितना इजी है बताओ। उसके बाद अब ये यूपीएफ की वैल्यू इतनी, एलपीएफ की वैल्यू इतनी उठा करके रख दो असमीका 1 में, यहाँ पे यूपीएफ, अच्छा देखो, अब ये असमीका यानी कि इनइक्वालिटी 1 में आपको क्या दिख रहा है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। अब सोचो जरा, जब मैं यूपीएफ में से एलपीएफ को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखो, यूपीएफ की वैल्यू इतनी, ठीक है, एलपीएफ की वैल्यू इतनी, अब मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, चलो इधर से इधर घटेंगे, इधर घटेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों बताओ। जब इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास ये कॉमन निकलेगा, ठीक है, समेशन समेशन कॉमन, और डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से कॉमन, तो बचेगा क्या, तो एम आई माइनस एम आई, और ये देखो यही लिखा है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 से आर वाला एक समेशन हो गया, डेल्टा एक्स से कॉमन हो गया, एम आई माइनस एम आई। ठीक वैसे यहाँ पे देखो समेशन समेशन कॉमन, ये देखो कॉमन, डेल्टा एक्स से कॉमन, उधर कॉमन, तो बचेगा कौन, एम आई माइनस एम आई, ये दे, और आई इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन। तो ये जब आप माइनस करोगे पूरा, तो वास्तव में आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, वास्तव में आप यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू निकाल रहे हो। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू जब मिल जाएगी, मतलब माइनस करोगे तो इतना ही आएगा, और यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन है भाई, एप्सिलॉन से छोटा है वो, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू इतनी, एप्सिलॉन से छोटी, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है, आपने लिखा भी है, देखो असमीका 1 में यूपीएफ और एलपीएफ का मान रखने पर, तो ये देखो आप ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, या पहले आप इनको माइनस कर लो, फिर माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू इतनी आएगी और उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो लेस देन एप्सिलॉन आपको मिलेगा। जैसा आपको सोचने समझना सरल लग रहा है वैसे ही आप समझिए, ठीक है। अगर आप यूपीएफ का मान इतना सारा और एलपीएफ का मान इतना सारा यहाँ रखोगे, बीच में माइनस है, घटाओगे, तो आपको यही चीज मिलेगा दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब इन इतने पूरे का, यानी कि देखो इतना प्लस इतना दोनों का योग, यानी कि ये टोटल जब एप्सिलॉन से छोटा है, तो जब ये पूरा टोटल एप्सिलॉन से छोटा है, तो इनमें से हर एक टुकड़ा, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, दोनों अलग अलग एप्सिलॉन से छोटे क्यों नहीं होंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पर भी ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए मतलब चीज बड़ी है, जब दोनों जुड़े हुए हैं तब टोटल मिला करके भी वो एप्सिलॉन से छोटे हो जा रहे हैं, तो इनमें से हर एक टुकड़ा, यानी कि हर एक चीज तो एप्सिलॉन से छोटी होगी ही होगी, तो इनमें से हर एक चीज जो है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी दोस्तों, ठीक है। अब ये जो चीज है दोस्तों, गौर से देखो, ये जो चीज है, ये i इज इक्वल टू 1 से r तक की चीज है, ठीक है। ये जो चीज है वो कहां से कहां तक है, ये जो योग है ना भाई, समेशन यानी योग, तो ये जो योग है r प्लस 1 से n तक का है, ये वाला योग i इज इक्वल टू 1 से r तक का है, और ये वाला योग i इज इक्वल टू r प्लस 1 से n तक का है, ठीक। अब सुनिए,
फंक्शन अपने को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल दिया है, तो रीमान इंटीग्रेबल है मतलब अवश्य ही फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। अनबाउंडेड फंक्शन कभी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। ये एफ रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए अवश्य बाउंडेड है। अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये फंक्शन बाउंडेड है मतलब ए सी और सी बी में तो बाउंडेड होगा ही होगा, क्योंकि वास्तव में ए सी और सी बी क्या है, उसी इंटरवल ए बी के दो बंटवारे हैं। कैसे बंटवारा किया गया आपको पता है ना भाई, देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो गया, बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट सी है, ठीक है, तो अभी दो भागों में बढ़ गया ना, ए सी से मतलब ए से लेकर के सी तक का एक इंटरवल हो गया, और यही सी से लेकर के अभी सी बीच में है, एच सी, और सी से लेकर के बीच में आपको सी से लेकर बी तक आपका दूसरा इंटरवल हो गया, इस तरीके से, ठीक। तो सी दोनों इंटरवल में कॉमन पॉइंट है, सीधी सी बात है। तो ये बड़ा इंटरवल दो छोटे छोटे इंटरवल में बढ़ गया है, और इसीलिए तो जब पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन बाउंडेड है, तो इनके टुकड़ों में क्यों नहीं बाउंडेड होगा, है ना भाई, इसके दो भाग हो गए हैं, उनमें बाउंडेड क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, अब फंक्शन बाउंडेड है इतना तो पता चल चुका है, साथ ही साथ वास्तव में ये लोग कौन है दोस्तों, बताओ ये लोग कौन है वास्तव में ना। अच्छा बताओ ये कैसे मिला आपको, ये बताओ ये कैसे मिला, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर वाली लाइन से मिला है। मैं पूछूंगा आपसे वो कैसे मिला, तो आप कहोगे सर ये जब अपन ने यूपीएफ में से एलपीएफ को माइनस किए तब मिला है, तो वास्तव में ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ है। तो आप कहेंगे कि सर ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ नहीं है, ये पूरा यूपीएफ माइनस एलपीएफ है, ये तो दो टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये पूरा जो है यूपीएफ माइनस एलपीएफ है, पूरा इसलिए क्योंकि अगर मैं पूरे क्लोज इंटरवल की बात करूं ना, क्लोज इंटरवल एबी की बात करूं, तो ये पूरा जो है यूपीएफ माइनस एलपीएफ है। लेकिन अगर मैं केवल इस टुकड़े की बात करूं i इज इक्वल टू 1 से r तक की, तो ये जो पहला टुकड़ा है ना, उसमें यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू है। ये जो बाद वाला टुकड़ा है ना, ये किसमें यूपीएफ माइनस एलपीएफ है, ये इस वाले टुकड़े में है, ठीक है। ध्यान से आपको समझ में आ रहा है। और देखो ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू केवल कहां से कहां तक की, योग कहां से कहां तक का है, i इज इक्वल टू 1 से r तक है दोस्तों, ठीक है। आप देख लो, यकीन नहीं तो देखो, यूपीएफ में से एलपीएफ को घटाओगे तो इतना में से इतना घटेगा, तो इतना में से इतना घटेगा, तो यही चीज है, देख लो दोस्तों, ये कॉमन निकला है, ये कॉमन निकला है, ये एम आई माइनस एम आई, और ये लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों का टोटल जब एप्सिलॉन से छोटा है तो ये भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। और ये i इज इक्वल टू 1 से r तक का, यानी एक टुकड़े तक का है, यानी कि इंटरवल एसी की बात चल रही है यहाँ पे, इंटरवल एसी तक का है। तो इंटरवल एसी में ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि उस इंटरवल एसी में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि यूपीएफ माइनस एलपीएफ उस इंटरवल के लिए मतलब उसका योग जो है वो लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। ठीक वैसे ही ये दूसरे टुकड़े के लिए आप देखो, ठीक है, ये दूसरा टुकड़ा कौन सा है, इंटरवल सी से बी तक के लिए। तो इंटरवल सी से बी तक के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा यानी समीशन जो है वो कहां से कहां तक हुआ है, आर प्लस 1 से एन तक हुआ है। तो ये जो यूपी आखिर ये भी तो यहीं से मिला है ना सर, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो देखो समीशन समीशन कॉमन, डेल्टा एक्स है कॉमन, एम आई माइनस एम आई, तो इतना ही आएगा। बस यहाँ पे फर्क क्या है, अलग कौन सी बात है, बस ये आर प्लस 1 से एन तक का है, अर्थात ये पहला वाला टुकड़े की बात नहीं है कि दूसरे वाले टुकड़े में यूपीएफ माइनस एलपीएफ है, तो दूसरे वाले टुकड़े में यानी दूसरा वाला जो इसका टुकड़ा है यानी कि इंटरवल सी से बी, उसमें भी जो है यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है, इसीलिए उस इंटरवल सी बी में ये फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। इस तरह से फंक्शन इंटरवल एसी में भी रीमान इंटीग्रेबल हो गया और इंटरवल सी बी में भी क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो दोनों इंटरवल में ये रीमान इंटीग्रेबल, तो दोनों इंटरवल्स में ये रीमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा ये वाला ये हिस्सा सिद्ध हो गया। अब बचा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कितना सरल है बताओ। अगर आपको समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई आई इज इक्वल टू एन लिखना है तो उसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 टू आर और आई इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन। और दोस्तों वास्तव में ये कौन है, आखिर ये अपर रीमान सम है, ठीक है, अपर रीमान सम है। अब आप गौर से देखोगे भैया, जब आप इसमें नॉर्म ऑफ पी टेंस टू करोगे, नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 करोगे, तो वास्तव में नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 करने का मतलब क्या है कि आप इस ये जो अभी अपर रीमान सम दिख रहा है ना, इस अपर रीमान सम का इन्फिमम वैल्यू लिखने जा रहे हो, क्योंकि इन्फिमम वैल्यू कब मिलता है अपने को, जब अपन बहुत सारे जो उसके पार्टीशनिंग पॉइंट बहुत सारे लेते हैं, काफी सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, हर पार्ट की लंबाई छोटी छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, इतनी छोटी जाती है कि देखो ना, नॉर्म ऑफ पी क्या होता है, सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई, वो भी टेंस टू 0। तो सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई टेंस टू 0 कब होगी, जब आपने इंटरवल को बहुत सारे भागों में बांट दिया होगा, बहुत सारे टुकड़े उसके कर दिए होंगे, काफी पास पास पॉइंट जब लेंगे, और ये टेंस टू 0 मतलब इन्फिनिटली मैनी, आप मतलब इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स ले लोगे आप
सीधी सी बात है, किसी भी चीज के जब आप बहुत सारे टुकड़े करोगे तो टुकड़ों की लंबाई छोटी 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 हो जाएगी, इतनी छोटी टेंस टू जीरो, मतलब नेग्लिजिबल, एकदम टेंस टू जीरो। और ऐसा कब होगा? जब आप उसमें बिंदुओं की संख्या बहुत बहुत ज्यादा ले लोगे, मतलब इनफिनिटली मेनी पॉइंट जब आप ले लोगे, उस समय ये स्थिति होगी। और उस समय अपर रीमान सम का इनफिमम, अपर रीमान सम्स का इनफिमम हमें प्राप्त होता है। और अपर रीमान सम के इनफिमम को ही हम लोग बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तो मेन क्या है, फंक्शन जो है दोस्तों रीमान इंटीग्रेबल है। क्या है? रीमान इंटीग्रेबल। प्रश्न में आप खुद देख लो, इंटरवल ए बी में ये रीमान इंटीग्रेबल दिया है, और इंटरवल ए सी और सी बी में हमने रीमान इंटीग्रेबल सिद्ध कर दिया है। तो फंक्शन जब रीमान इंटीग्रेबल है तो फिर अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है ना भाई? इसलिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी अपन ने ये चीज जो लिखा है ना, तो इसके बारे में आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो जैसे मैंने अपर रीमान सम लेते हुए योग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि भैया पूरे इंटरवल ए बी में अपर रीमान सम इज इक्वल्स टू दोनों टुकड़ों में अपर रीमान सम, फिर मैंने नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लोअर रीमान सम के रूप में भी इनको ले, मतलब लोअर रीमान सम ले सकते हो, समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स प्लस एम। तो आप लोअर रीमान सम के फॉर्म में भी यहाँ पे योग ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो। जब उसमें नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो लगाओगे तो वो लोअर रीमान इंटीग्रल बनेगा। लेकिन कुल मिला के आप बोलोगे सर उस कैपिटल एम वाले लेने में अपर रीमान इंटीग्रल बन रहा है, स्मॉल एम लेने पे लोअर रीमान इंटीग्रल बनेगा, तो मैं कहूंगा दोनों तो बराबर है, क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो चाहे लोअर रीमान इंटीग्रल का हो, चाहे मतलब चाहे कैपिटल एम लेकर के आप अपर रीमान इंटीग्रल के रूप में लाओ, चाहे एम स्मॉल एम लेकर के आप लोअर रीमान इंटीग्रल के रूप में लाओ, दोनों तो बराबर होंगे, क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। इसलिए यहाँ पे जैसे अपन लोअर वाले में नीचे वैसे लिखते हैं और अपर वाले में ऐसे ऊपर में लिखते हैं ना भाई, इसलिए तो उसका भेदभाव हटा दिया गया है, क्योंकि वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो इसलिए सीधा अपन इस तरीके से लिखेंगे, नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो करेंगे, तो यही योग जो है वो इंटीग्रल के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अभी समेशन है, समेशन मतलब बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को योग कर ले, और नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो मतलब वही योग करने की प्रक्रिया बहुत बारीकी से हो रही है, एकदम बारीकी से हो रही है, तो उसी को इंटीग्रेशन का रूप ले लेता है फिर वो। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इज इक्वल्स टू, देखो ये पूरा आई इज इक्वल्स टू 1 से एन है ना, मतलब ए से बी वाला इंटीग्रेशन है, और ये आई इज इक्वल्स टू 1 से आर तक है, मतलब ए से सी वाला इंटीग्रेशन, और ये आर प्लस 1 से एन से मतलब सी से बी वाला इंटीग्रेशन, और इस तरीके से ये सिद्ध हो गया दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। और चलिए जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके पिछले सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में भी रोज के रोज जो डेली वीडियोस जो बनते जाते हैं ग्रुप में भी शेयर किए जाते हैं, ग्रुप में भी आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।